नमस्कार। आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पर मिले कुछ स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वाकई रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी सुरक्षित योजना है, खासकर जब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि मान लीजिए 22 लाख रुपए का निवेश किया तो महीने की पेंशन सिर्फ 11,300 रुपए के आसपास ही बन सकती है। हाँ, ये आंकड़ा काफी चर्चा में है। तो चलिए इन्हीं मिले हुए स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि एनपीएस की असलियत क्या है। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें ठीक से रखें। हाँ, ताकि लोग मतलब जो निवेशक हैं वो एक सोच समझकर फैसला ले सकें। सही बात है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फायदे बताए जाते हैं उनके पीछे की शर्तें क्या हैं और जोखिम क्या जुड़े हैं। तो इसी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। मतलब 22 लाख का कुल योगदान किसी का और पेंशन सिर्फ 11,300 या शायद उससे भी कम। ये सुनने में तो काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, लगता है। और ये समझने के लिए ना हमें एनपीएस की जो मूल बनावट है उसे देखना होगा। अच्छा। देखिए, ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब आप जो पैसा डालेंगे उसी पर आपकी पेंशन निर्भर करेगी। ओके। ये पुरानी पेंशन योजनाओं जैसी नहीं है जो डिफाइंड बेनिफिट होती थी, जहां पेंशन की रकम एक तरह से तय होती थी। हाँ हाँ, सरकारी नौकरियों वाली। बिल्कुल। एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि आपका निवेश कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा, तो मतलब गारंटी वाला मामला यहाँ नहीं है। नहीं। तो इससे वो जो उदाहरण स्रोतों में दिया गया है 22 लाख वाला, उससे समझे? हाँ हाँ, उससे बात काफी हद तक साफ हो जाती है। बताइए। मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में कुल 22 लाख एनपीएस में जमा किया। ठीक है। अब 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होते हैं तो नियम ये कहता है कि वो अपनी जमा हुई कुल रकम का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं एक साथ। अच्छा, 60% निकाल सकते हैं। तो 22 लाख का 60% हुआ करीब 13,20,000 रुपए। हाँ, 13,20,000 रुपए। ये वो एक मुश्त निकाल सकते हैं। ठीक है। ये तो मिल गए। ठीक है। लेकिन बाकी जो 40% बचा यानी 8,80,000 रुपए, उसका क्या? हाँ, यहाँ पर वो शर्त आती है। जो बाकी 40% रकम बची यानी 8,80,000 रुपए, उससे एन्युटी प्लान खरीदना अनिवार्य है। अनिवार्य? मतलब वो पैसा कहीं और नहीं लगा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी एन्युटी प्लान से उन्हें जीवन भर मासिक पेंशन मिलेगी। ओह, तो मतलब जो असल पेंशन है वो इन 8,80,000 रुपए से बनेगी? जी हाँ। तो कितनी पेंशन बन सकती है इससे 8,80,000 रुपए से? यहीं पर असल बात छुपी है जो समझने वाली है। अगर हम आज की एन्युटी रेट्स देखें जो करीब करीब मान लीजिए 6% से 6.5% के बीच चल रही हैं, तो 8,80,000 पर साल का ब्याज कितना हुआ? करीब 52,800 रुपए से 66,000 रुपए सालाना। अब इसे अगर आप मासिक पेंशन में बदलें तो ये बनता है सिर्फ 4,400 रुपए से 5,500 रुपए प्रति माह। एक मिनट, क्या कहा आपने? 22 लाख रुपए के निवेश पर आखिर में पेंशन सिर्फ 4,400 से 5,500 रुपए महीना? हाँ, मौजूदा ब्याज दरों पर जो सीधी सीधी गणित है वो तो यही दिखाती है। ये तो मतलब उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम है। बिल्कुल। फिर ये जो 11,300 वाला आंकड़ा घूम रहा है वो कैसे, वो कहाँ से आया? देखिए, वो 11,300 का आंकड़ा शायद कुछ खास स्थितियों में मुमकिन हो सकता है किसी ने अतिरिक्त वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया हो। अच्छा। या कोई खास तरह की एन्युटी स्कीम चुनी हो जिसमें शायद शुरू में ज्यादा पेंशन मिलती हो, बाद में कम हो जाती हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये आंकड़ा किसी पुराने अनुमान पर आधारित हो जब शायद ब्याज दरें बेहतर थीं। लेकिन आज की तारीख में जो बुनियादी कैलकुलेशंस हैं 6.5 से 7.5% रेट पर, वो 4,400 से 5,500 वाली तस्वीरी दिखाती है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो एन्युटी खरीदने की अनिवार्यता है, इसमें भी कुछ और पेच है जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल है। पहली बात तो ये कि आपको 40% रकम से एन्युटी खरीदनी ही पड़ेगी। आप उसे लेकर कुछ और नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि यह पैसा जाता है एक बीमा कंपनी को। अब एन्युटी प्लान कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे आम है, खासकर अगर आपने नॉन रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल वाला विकल्प चुना है। नॉन रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सदस्य की मृत्यु के बाद उनके परिवार को वो मूल रकम यानी वो 8.8 लाख रुपए जिससे एन्युटी खरीदी गई थी वो वापस नहीं मिलती। क्या मतलब वो पैसा गया? हाँ, एक तरह से वो पैसा बीमा कंपनी का हो जाता है। पेंशन बंद और मूलधन भी वापस नहीं। अरे बाप रे! तो वो 8.8 लाख रुपए जो जीवन भर की कमाई का हिस्सा था, वो परिवार के लिए एक तरह से खत्म ही हो गया। हाँ, अगर वो वाला विकल्प चुना है तो
कुछ विकल्प होते हैं जहां मूलधन वापस मिलता है, पर उनमें मासिक पेंशन और भी कम हो जाती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शायद इस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते होंगे। अक्सर नहीं देते। अच्छा, ये एन्युटी वाला मामला तो एक चिंता है, लेकिन स्रोतों में बाजार के जोखिम का भी जिक्र था। हाँ, वो भी है, क्योंकि एनपीएस का पैसा कहाँ लगता है? इक्विटी में, यानी शेयर बाजार में, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो जाहिर है बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके जमा पैसे पर पड़ेगा। मतलब रिटर्न फिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। और सोचिए, अगर रिटायरमेंट के ठीक पहले बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ गई, तो आपका जो कुल कॉर्पस बना है वो कम हो जाएगा। और फिर एन्युटी खरीदने के लिए कम पैसा बचेगा। सही, और उससे पेंशन और भी कम हो जाएगी। तो ये बाजार का जोखिम हमेशा बना रहता है। और टैक्स के मामले में भी कुछ उलझने बताई गई हैं। हाँ, देखिए, एनपीएस का एक बड़ा आकर्षण है टैक्स बचत। जब आप पैसा जमा करते हैं तो सेक्शन 80C और 80CCDD1B के तहत टैक्स छूट मिलती है। हाँ, वो तो है। लेकिन पेच ये है कि जब आप रिटायर होते हैं और आपको एन्युटी से पेंशन मिलनी शुरू होती है, तब वो पेंशन आपकी आमदनी मानी जाती है और उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ओह, तो मतलब जो टैक्स अभी बचा रहे हैं वो बाद में पेंशन पर देना पड़ेगा? हाँ, काफी हद तक। जो 60% आप एक मुश्त निकालते हैं उसका कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है, पर जो 40% से एन्युटी बनती है उस पर मिलने वाली पूरी पेंशन टैक्सेबल है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ ही एक और बात जो सामने आई वो है पैसा निकालने में आसानी न होना, मतलब लॉक इन पीरियड और लचीलेपन की कमी। सही कहा। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो 60 साल की उम्र से पहले पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बिल्कुल नहीं निकाल सकते? कुछ खास वजह हैं, जैसे गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी, घर खरीदना। इन स्थितियों में कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन वो भी सीमित है। मतलब अगर आपको बीच में किसी और जरूरत के लिए पैसे चाहिए तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इसमें लचीलापन काफी कम है। तो ये सब बातें सुनकर, मतलब पेंशन कम होने की संभावना, एन्युटी की वो अजीब शर्तें, बाजार का जोखिम, फिर बाद में पेंशन पर टैक्स और पैसा भी एक तरह से फंसा हुआ, क्या इसे धोखाधड़ी कहना ठीक होगा? कुछ निवेशकों को शायद ऐसा लगे। देखिए, स्रोतों के मुताबिक भी इसे सीधे सीधे धोखाधड़ी कहना शायद थोड़ा कठोर होगा। क्यों? क्योंकि ये सरकार समर्थित योजना है, पीएफआरडीए से रेगुलेट करती है। नियम कानून सब पारदर्शी हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि कुछ छिपाया गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद ये उतनी फायदेमंद नहीं है जितना इसे प्रचारित किया जाता है, खासकर जब हम कम रिटर्न की संभावना और इन सख्त शर्तों को देखते हैं। पारदर्शिता तो है, पर जो नतीजा है वो कई लोगों की उम्मीद से काफी अलग और कम हो सकता है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि एनपीएस में टैक्स बचाने का फायदा है, एक अनुशासित तरीके से लंबी अवधि के लिए बचत होती है। हाँ, ये इसके प्लस पॉइंट है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ कम संभावित पेंशन का बड़ा मुद्दा है। एन्युटी खरीदने की बाध्यता है जिसमें मूलधन वापस ना मिलने का जोखिम भी है। सही है। फिर बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा है, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर टैक्स भी देना है और पैसे में लचीलापन भी कम है। वो 22 लाख के निवेश पर 11,000 या उससे भी काफी कम की पेंशन वाला आंकड़ा ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। और अंत में हर निवेशक को खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या एनपीएस की जो ये अनुशासित बचत वाली संरचना है उसके संभावित कम रिटर्न और लचीलेपन की कमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचत करते समय अपने पैसे पर ज्यादा नियंत्रण और शायद बेहतर रिटर्न की इच्छा रखते हैं, या फिर आप इस संरचित योजना के साथ ठीक हैं भले ही रिटर्न कम हो? ये संतुलन कैसे बनाया जाए, ये व्यक्तिगत फैसला होगा। बिल्कुल। ये हर किसी को अपनी जरूरतें, अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने वित्तीय लक्ष्यों को देखकर ही तय करना होगा। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं हो सकता।